हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो एडिटोरिया का बिहार सामान्य ज्ञान है उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो इससे पहले हमने आप लोग को एक क्लास से मैं बताया था बिहार का सामान्य परिचय के बारे में, और आज इस क्लास में हम वही सीखेंगे, बिहार राज्य का सामान्य परिचय, और थोड़ा बहुत जो होगा उसके आगे में बिहार का इतिहास को जानेंगे। तो देखिए, जो इसमें प्रमंडल से संबंधित जिला है, प्रमंडल कुल मिला के बिहार में 9 प्रमंडल है। पहला है सारण, इसके बाद तिरहुत है, इसके बाद दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और पटना, मगध, मुंगेर, और इसके बाद एक और प्रमंडल है जिसका नाम है भागलपुर। क्या नाम है? भागलपुर। अब इसमें कौन से प्रमंडल में कितने जिले आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो सारण जो प्रमंडल है इसमें जिला की संख्या 3 है। और कौन कौन जिला है? सारण है, सिवान है और गोपालगंज है। इसके बाद जो बिहार का एक तिरहुत प्रमंडल है इसमें जिला की संख्या 6 है। और वो कौन कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी एवं शिवहर है। इसके बाद है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कुल मिला के 3 जिले हैं, जिसमें से मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आता है। इसके बाद है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में बिहार का 3 जिला है। कौन कौन है? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। इसके बाद आगे का आता है पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल में जो है जिलों की संख्या 4 है। वो कौन कौन सा है? एक है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। इसके बाद अगला जो प्रमंडल है पटना। पटना प्रमंडल में जो है 6 जिला है। वो कौन कौन है? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसके बाद मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में 5 गो जिला है। वो कौन कौन सा है? गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, जहानाबाद है और अरवल है। इसके बाद आगे कहता है मुंगेर प्रमंडल में जो है बिहार के 6 जिला आता है। वो कौन कौन सा जिला है? तो मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया जिला आता है। इसके बाद आगे कहता है भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में बिहार का 2 जिला है। वो एक भागलपुर है और दूसरा बांका है। अब इसका जो एक मैप है उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, जिस तरह से बिहार में प्रमंडल 9 है, तो ये कौन कौन सा है? तिरहुत है, इसके बाद दरभंगा है, इसके बाद कोसी है और इसके बाद पूर्णिया है। इसके बाद ये कितना हो गया? 4 हो गया। इसके बाद देखिए आगे दिया है अगला कि सारण भी है, पटना है और मगध है, मुंगेर है और भागलपुर है। ये सब जो बिहार का कुल मिला के प्रमंडल के बारे में बताया गया था। और देखिए इसमें नक्शा भी दिया है। तो बिहार के जो तिरहुत है, तिरहुत किसके किसके, तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, और दरभंगा के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, कोसी के अंतर्गत कौन जिला आता है, पूर्णिया के अंदर कौन सा जिला आता है। तो आप लोग इस चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। हालांकि एक बार में नहीं आ पा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब देखिए आज के थोड़ा सा इस आगे के क्लास में हम देखेंगे बिहार का इतिहास। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार के इतिहास से भी प्रश्न एग्जामिनर वो जो है वो बनाता है। तो बिहार के इतिहास के बारे में ये कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। तो बिहार के इतिहास में पढ़ना है पाषाण काल, इसके बाद वैदिक काल, इसके बाद महाजनपद और मौर्य एवं गुप्त काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। यानी बिहार के इतिहास में मुख्य रूप से ये सब चीज को हमको पढ़ना है। इसके बाद देखिए आगे कहता है बिहार के इतिहास में जो है प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत जो है वो कहता है कि प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों में विभाजित किया गया, यानी उपयोग किया गया। पहला एक पुरातात्विक साहित्य, एक है पुरातात्विक और दूसरा क्या है? साहित्य। इसके बाद कहता है पहला जो पुरातात्विक स्रोत है उसके आधार पर हम जानेंगे बिहार का इतिहास। कहता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, जिसे चिराज यानी सारण में पूछेगा, चिराज कहाँ में? सारण में। इसके बाद आगे कहता है चेचर यानी वैशाली में पड़ता है, और मनेर पटना में पड़ता है, एवं सोनपुर यानी सारण में पड़ता है। और में ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त हुआ था। यानी पुरातात्विक स्रोत से हमें ये सब चीज मिला कि पहला में क्या दिया है कि ये सब जो चीज है, मुंगेर है, चिरांद है, चेचर है, मनेर है और सोनपुर है, इससे क्या मिला था? ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त हुआ था। मृद भांड का मतलब होता है कि मिट्टी का बना घड़ा, उसी को मृद भांड कहा जाता है। आगे कहता है कि मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया, नंदनगढ़, नंदनगढ़, लोरिया और अरेराज, इसके बाद रामपुरवा आदि से इस स्थान से क्या होता है? प्राप्त होता है मौर्यकालीन अभिलेख।
इसके बाद कहता है बराबर की गुफाएं, पूछा जाएगा बराबर की गुफाएं कहाँ से संबंधित है, तो राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से ये प्राप्त स्मारक है। इसके बाद कहता है आगे कि खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातत्व क्या है, ये सब स्रोत हैं। आगे कहता है साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में दिया गया है कि रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध रचनाएं, अंगुतर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि जो प्रमुख साहित्य स्रोत है, यह प्रमुख साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है। आगे कहता है इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, फाहियान जो है फाहियान, इसके बाद क्या है कि इत सिंह और हेनसांग की यात्रा का वृत्तांत मिलता है। कहाँ पर मिलता है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मिलता है। आगे कहता है कौटिल्य यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब हम सीखेंगे इसमें बिहार के इतिहास में जो पाषाण काल है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पाषाण काल में पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, यानी इस काल में मानव अखरोट एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल में यानी पूरा पाषाण काल में जो बिहार के जो लोग थे वो क्या थे, मानव अखरोट एवं खाद्य संग्राहक था। इसके बाद आगे कहता है कि दक्षिण दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुदरे पत्थरों के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुआ था और ये अवशेष जो था 1 लाख पूर्व के थे, 1 लाख पूर्व के थे। आगे कहता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या दिया गया है, इस काल में मानव अखरोट, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। इसमें देखिए पहले बताया कि जो पूरा पाषाण काल था इसमें केवल था कि इस काल में मानव जो था अखरोट एवं खाद्य संग्राहक था, लेकिन इसके बाद का जो काल है मध्य पाषाण का काल, इस काल में क्या हो जाता है पशुपालक भी हो जाता है और मानव द्वारा पहला पशु पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, कुत्ता को बनाया गया था। आगे कहता है कि दक्षिण बिहार के मुंगेर से आकर छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुआ था। यानी दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार वाले क्या मिला था, तेज धार वाले औजार मिला था और ये जो अवशेष हैं वो लगभग 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के यानी पहले के। इसके बाद आगे कहता है कि नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या होता है कि इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। यानी मानव खाद्य उत्पादक यानी खाद्य को खाने वाला सामान को बजाने लगा था और मानव बस्ती में यानी घर बनाकर रहने लगा था। आगे दिया गया है कि नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होता है। यानी नवपाषाण काल के जो अवशेष है कहाँ से प्राप्त होता है, बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त होता है। आगे कहता है चिरांद जिसे सारण कहते हैं और चेचर वैशाली में, मनेर पटना में और सनुआ रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुआ था। यानी नवपाषाण काल में यहाँ से क्या मिला था, पत्थर का औजार मिला था। आगे कहता है कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई से क्या मिला था, गुफा चित्र मिला था। आगे कहता है ये अवशेष जो है लगभग कौन अवशेष, ये कैमूर की पहाड़ी से जो नवादा और जमुई में गुफा चित्र मिला था, ये अवशेष जो है 25,000 यानी 2500 ईस्वी पूर्व का है। ये कैसा है, कितना पुराना है, 2500 ईस्वी पूर्व के है। आगे जानेंगे हम बिहार के इतिहास में ताम्र ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल किस क्या है, कहता है चिरांज, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्र काल के अवशेष मिलता है और इस काल के जो पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग भी इसका प्रमाण मिला है। यानी ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत जो है ताम्र उपयोग का प्रमाण मिला है जो कितना पुराना है, जो 1,000 ईस्वी पूर्व के, जो 1,000 ईस्वी पूर्व के है। अब सीखेंगे बिहार के इतिहास में वैदिक काल। वैदिक काल क्या है, तो वैदिक काल क्या है कि आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। पूछा जाएगा आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेद पर आधारित था। किस पर आधारित था, तो वेद पर आधारित था। आगे कहता है वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, यह पूर्व काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व काल का जो समय है वो 1500 से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व का है और उत्तर वैदिक काल का जो काल है 1,000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का। आगे कहता है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं हुआ था। यानी पूछा जाएगा किस सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं हुआ था, तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं था। इसके बाद आगे कहता है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट से बिहार के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ से हुआ था, किस नदी से, गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। अब देखिए आगे कहता है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शपथ ब्राह्मण यानी लगभग 800 ईस्वी पूर्व की रचना मिलती है। और क्या है,
और इस बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई थी, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में आता है। आगे पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वरात शब्द से संबोधित किया गया। पूछा जाएगा कि बताइए कि ऋग्वेद में बिहार को किससे संबोधित किया गया है, तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वरात शब्द से संबोधित किया गया है। आगे कहता है वराह पुराण में कीकट को अपवित्र देश प्रदेश बताया गया है, यानी वराह पुराण में कीकट को क्या बताया गया है, अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब आगे सीखेंगे बिहार के इतिहास में महाजनपद काल। तो महाजनपद काल क्या है? महाजनपद काल कहता है कि छठी शताब्दी में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, यानी जनपद की संख्या कितना हो गया? 16। इसमें जो कहता है कि 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में हुआ था। कहाँ में हुआ था? बिहार में हुआ था, जिसका नाम है वजिद। वजिद यानी लिच्छवी कहते हैं। मगध, जिसका क्षेत्र जो वर्तमान क्षेत्र पड़ता है पटना, गया, नालंदा क्षेत्र आता है। इसके बाद है अगला है अग्नि। अग्नि जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। पूछा जाएगा कि महाजनपद की संख्या तो 16 है, लेकिन इसमें से जो 3 महाजनपद है वो बिहार में था, वो कौन कौन था? इसको हम जानेंगे कि वजिद जिसे लिच्छवी कहा जाता है। इसके बाद मगध। मगध मगध का बड़ा जो प्राचीन क्षेत्र यानी कह सकते हैं कि ये वर्तमान जो क्षेत्र है ये पटना, नालंदा और गया के क्षेत्र में। आगे कहता है कि जो इसका तीसरा महाजनपद जो था बिहार में था वो था अंग, और ये कहाँ में पड़ता था वर्तमान में? तो भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में आता है। आगे कहता है वजिद संघ। वजिद यानी वजी संघ महाजनपद। तो वजी संघ जो था वो 8 राज्यों का संघ था, जिसका नाम दिया गया है वजिद, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इच्छावाकु। इस संघ के 8 जनपद थे। वजिद संघ जो था ये सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी महाजनपद था। कौन था? लिच्छवी जनपद था। आगे कहता है कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। पूछा जाएगा लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। वैशाली नगर की स्थापना किसने किया था? राजा वैशाली नगर की स्थापना किसने किया था? तो राजा विशाल ने किया था वैशाली नगर की स्थापना। आगे कहता है कि लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वजिद संघ के प्रमुख जनपद थे। यानी जो था लिच्छवी था, लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वजिद संघ के प्रमुख जनपद थे। आगे कहता है वजिद संघ जिसे लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दिया गया था। पूछा जाएगा विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा था? तो वैशाली कह सकते हैं या लिच्छवी कह सकते हैं। आगे कहता है मगध जनपद। तो मगध जनपद में क्या था? मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो पूछेंगे बताएंगे कि मगध महाजनपद क्या था? सबसे अधिक शक्तिशाली था। आगे कहता है मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे राजगीर कहा जाता है। पूछा जाएगा बताइए कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। आगे कहता है जो ये थी 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। ये जो मगध जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। आगे कहता है कि मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध का जो विस्तार था मुख्यतः पटना से लेकर गया तक के क्षेत्र में विस्तृत था। आगे कहता है मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ में मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। पूछा जाएगा बताइए मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, यानी अर्थवेद में मिलता है। आगे कहता है, आगे दिया गया अगला क्या है? अंग जनपद। अंग जनपद के बारे में बताया गया। अंग जो जनपद है, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में हुआ। अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ में हुआ है? अंग जनपद का विस्तार जो हुआ है वो भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में हुआ है। आगे कहता है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। पूछा जाएगा बताइए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। आगे कहता है अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार के अंग को मगध में मिला लिया था। यानी अंग के जो अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में क्या किया था? मिला लिया था। आगे कहता है मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। तो मगध की स्थापना बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का क्या था? सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन सा वंश का? मगध वंश का। आगे कहता है कि जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। इसका वर्णन कहाँ में मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। आगे कहता है, आगे दिया गया मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, यानी राजगिरी जो 5 पहाड़ियों से एक सुरक्षित क्षेत्र था।
इसके बाद कहता है मगध भूमि नदियों की उपलब्धता, खनिज वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक क्षेत्र आर्थिक रूप से क्या था, संपन्न था यानी विकसित था। अब आगे दिया गया है कि वृद्धरथ यानी वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था। कौन था, रिपुंजय था। वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था। अब इसके बाद देखिए आगे दिया गया हर्यक वंश। हर्यक जो वंश था इसका जो कार्यकाल कर सकते हैं 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। कौन वंश का, हर्यक वंश के 544 ईस्वी में किया था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए बिंबिसार को मगध का संस्थापक माना जाता है, इसका ये कब स्थापना किया था। बिंबिसार ने मगध का क्या किया था, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस वंश की स्थापना कब किया था, 544 ईस्वी में किया था। आगे कहता है कि बिंबिसार ने विवाह विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी और इस विवाह से उसने दहेज में काशी का क्षेत्र मिला था। किसको मिला था, यानी बिंबिसार को मिला था। आगे कहता है कि इसकी दूसरी पत्नी चलहेना थी और ये चलहना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। चलहना कौन थी, लिच्छवी राजा के चेटक की पुत्री थी। आगे कहता उसकी जो तीसरी पत्नी थी क्षमा थी जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। इसके बाद कहता बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्र प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। इसके बाद आगे कहता है बिंबिसार ने चंद्र प्रघोत से उपचार के लिए अपने राजजीवक को भेजा था, राजवेद जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। पूछा जाएगा कि बताइए बिंबिसार की हत्या किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। कब किया था, 492 ईस्वी पूर्व में किया था। आगे कहा था अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और उसका वास्तविक नाम क्या था, कुनिक था। किसका वास्तविक नाम, यानी बिंबिसार का वास्तविक नाम क्या था, यानी बिंबिसार ने कहता है अजात जो शत्रु था बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और उसका वास्तविक नाम क्या था, कुनिक था। यानी अजात शत्रु का वास्तविक नाम क्या था, कुनिक था। आगे कहता है बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया और जिस कारण से प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ, अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही तक रखेंगे और आगे की जानकारी आगे की क्लास में मिलेगी। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।